Okay, so good morning, all of my dear friends and students. रात रात का समय जो भी समय हो रहा होगा, फिलहाल तो अभी यहाँ पर हमारे टाइम में तो रात के करीब 1 बज के समथिंग मिनट हो रहे हैं। आप जो भी टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम रहे उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करिए। खैर उसका ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब किस बात का है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई। यहाँ तो लिखा हुआ है अनीमिया। अच्छा, मतलब कुछ अनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। स्पेलिंग एक बार चेक करके बताइएगा सही है क्या। ANEMI है। इंग्लिश में हम थोड़ा सा वीक हैं तो थोड़ा मैनेज करिएगा। बेसिकली अनीमिया क्या होता है? अनीमिया जब आप प्रोफेसर जो है वो पढ़ा रहे होंगे, अनीमिया वगैरह का डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे, कुछ पीछे के स्टूडेंट वगैरह सब उनसे पूछ दिया जाए कि भाई अनीमिया क्या है। प्रोफेसर वगैरह ऐसे नज़र उठा के देखेंगे पीछे के कोई है वगैरह क्या। आधा लोग टेंशन में कि भाई हमको ना पूछ दे वगैरह। खैर इधर डेफिनेशन की बात नहीं होगी। डेफिनेशन आप अपने बुक जहाँ हो, किताब वगैरह, टीचर वगैरह हो, वहाँ से आप पढ़ेंगे। हम लोग अनीमिया के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम लोग अनीमिया के बारे में कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे बेसिकली डिसीज रिलेटेड आप डायग्नोस्ट कर सकते हैं। सो अनीमिया के बारे में अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं कि अनीमिया होता क्या है, तो अनीमिया बोल सकते हैं एक तरह का डिसीज है। डिसीज क्या होता है? डिसीज एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें आपका बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपके बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो रहा है तो आप समझिए कि आप डिसीज वाले कंडीशन में हो। अनीमिया के कंडीशन में क्या होता है? अनीमिया के कंडीशन में सिंपली अगर आप बात करें तो अनीमिया के कंडीशन में सिंपली होता क्या है कि जो आरबीसी काउंट होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? आरबीसी काउंट होता है वो अनीमिया के कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि अनीमिया में ऐसा क्या हो जाता है, अनीमिया जो बीमारी है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे आरबीसी जो काउंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन उठता है ना, वाई देयर इज रिडक्शन इन आरबीसी काउंट इन केस ऑफ अनीमिया। ठीक है, आरबीसी काउंट रिड्यूस हो जाता है अनीमिया के केस में। अब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि अनीमिया के केस में ऐसा क्या हो जा रहा है कि आरबीसी काउंट रिड्यूस हो जा रहा है। आप अपने एक जनरल परसेप्शन से उस पर आप क्या सोच करके बताइए कि अगर कोई सेल्स है उसका नंबर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब एक चीज़ तो ये निकल सकता है कि सेल डिवीजन जो है वो नहीं हुआ होगा, सेल डिवीजन डिफिशिएंट हुआ, सेल डिवीजन पूरी तरह से नहीं हुआ होगा। या दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई सेल डिवीजन तो हुआ है लेकिन एपोप्टोसिस या सेल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ है। तो रिडक्शन होने के पीछे दो रीजन दिख रहा है। पहला चीज़ क्या है कि सेल डिवीजन जो हुआ होगा प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होगा। दूसरा रीजन क्या हुआ कि सेल डिवीजन तो हुआ होगा बट वहाँ कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। आरबीसी काउंट रिड्यूज होने, आरबीसी काउंट या किसी भी सेल्स का अगर काउंट अगर रिड्यूज हुआ हुआ तो इसके पीछे दो मेरे अनुसार से मेजर कारण रहे होंगे। एक कारण तो ये रहा होगा कि भाई सेल डिवीजन जो हुआ होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होगा। हाँ, दूसरा कारण ये हुआ कि ठीक है सेल डिवीजन तो हो रहा है पर उसके साथ सेल का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा। तो जब इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर हो रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी सेल्स का जो नंबर है वो घट जाए। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए ना, अगर इंडिया को ले ले तो लेट सपोज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किसी कारणवश डिक्रीज हो गई है। इंडिया हालांकि डिक्रीज तो नहीं होगा, इंडिया का पॉपुलेशन मान लेते हैं अगर किसी कारणवश इंडिया का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ होगा तो लोगों से पूछेंगे कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हुआ होगा, तो लोग वही बोलेंगे कि भाई हो सकता हो न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन कम हुआ होगा या न्यू प्रोजेनी बढ़ रहे होंगे लेकिन बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो रही होगी। सो ओवरऑल मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सेल्स है उसका काउंट डिक्रीज हुआ
अगर कोई सेल से उसका काउंट डिक्रीज हुआ हो तो इसका 2 मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये रहा होगा कि सेल डिवीजन सही तरीके से नहीं, जिस रेट से सेल डिवीजन होना चाहिए था उस रेट से सेल डिवीजन नहीं हुआ होगा। दूसरा कारण क्या हो, सेल डिवीजन हो रहा होगा जिस रेट से होना चाहिए था, बट सेलुलर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, तो इस कारण से भी जो भी सेल्स होगा उसका काउंट जो है डिक्रीज कर जाएगा। आरबीसी के काउंट डिक्रीज होने के पीछे भी सेम रीजन होगा, या तो सेल डिवीजन जिस रेट से होना चाहिए था उस रेट से नहीं हुआ होगा, या सेल डिवीजन हुआ होगा तो फिर सेल का डिस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट होगा, इसकी वजह से सेल काउंट रिड्यूज हुआ होगा। अब फिर अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि बॉडी के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण सेल डिवीजन नहीं हुआ होगा, या बॉडीज़ के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा जिसके कारण सेलुलर डिस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा होगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है वो कैसे होता है, एक बेसिक आइडिया लेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन में आपने 11th-12th वगैरह पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन के अंदर 3 फेजेस होते हैं, एक G1 फेज होता है, एक S फेज होता है और G2 और एक में माइटोसिस जहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, ये सेल साइकिल्स का रफ डायग्राम है। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेजेस है। तो आपकी जो क्या उसको बॉटनी की नॉलेज ये कहती है कि जो एस फेजेस है, एस फेजेस के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाना। अगर इनिशियल स्टेज में डीएनए 4 ग्राम था तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसका अमाउंट बढ़ के 4 से 8 ग्राम हुआ होगा। तो सेल साइकिल की हमारी नॉलेज है वो ये कह रही है कि एस फेजेस में डीएनए डबल होता है, और बहुत सारे जो रिसर्चर है उनका, रिसर्चर मतलब जो इस चीज़ की स्टडी किया, उनका ये कहना है कि जब तक सेल्स के अंदर डीएनए का कंटेंट्स डबल नहीं होगा, जब तक सेल्स में डीएनए का कंटेंट्स डबल नहीं होगा तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक सेल्स के अंदर डीएनए का कंटेंट्स डबल नहीं होगा तब तक सेलुलर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन मस्ट है फॉर सेलुलर डिवीजन के लिए। इनडायरेक्टली रूप से आप लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी सेल डिवीजन अगर इम्पेयर हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेशन भी इम्पेयर हुआ होगा। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। होता क्या है कि अगर किसी सेल्स के अंदर डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, अगर किसी सेल्स में डीएनए सिंथेसिस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। सेल के डिवीजन के लिए डीएनए सिंथेसिस होना मस्ट है। बिना प्रॉपर डीएनए सिंथेसिस के सेल डिवाइड नहीं करेगा। पहले डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा उसके बाद ही सेल डिवाइड करेगा, बिना इसके सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी कि सेलुलर डिवीजन के लिए डीएनए का कंटेंट्स का डबल होना जरूरी है। अब अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि डीएनए डबल कैसे होगा भाई, डीएनए डबल कैसे होगा, डीएनए डबल नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले हमको डीएनए को डबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेल डिवीजन हो पाएगा। तो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किस चीज़ का बना, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप्स। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या करते हैं, एक कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको न्यूक्लियोटाइड्स का। कुछ लोग कहेंगे भाई कंपाउंड्स कहाँ से बोल दिए। कंपाउंड्स बेसिकली हमारे नेचर के अंदर क्या होता है, एटम्स जो होता है, हमारे नेचर में एटम्स होते हैं। तो एटम्स क्या करते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे किसी फिक्स प्रोपोर्शन में तो उस केस में क्या होता है,
ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको कंपाउंड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एक तरह का कंपाउंड्स होता है, और ये जो कंपाउंड्स है वो बना कैसे है, ये कंपाउंड्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट्स है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको सही तरीके से डीएनए सिंथेसिस करना है तो हमको प्रॉपर तरीके से ये वाला इंग्रेडिएंट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आदमी है उसको खाना बनाना है, तो वैसी बात है कि खाना बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो तो ज़रूरत है, बिना उसके तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए डीएनए को बनाने के लिए नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ज़रूरी है। लगता है आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हुआ है तो इसमें से जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी डिफिशियंसी हुई होगी। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं। होता क्या है कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनका जनरली जो फूड इंटेक करते हैं वहाँ से आ जाता है। दिक्कत क्या होता है, ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, आपने 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेस पढ़े होंगे, एक प्यूरिन्स पढ़े होंगे और दूसरा पायरिमिडीन्स पढ़े होंगे। प्यूरिन्स में आपने एडेनिन पढ़ा होगा, ग्वाइनिन पढ़ा होगा, थाइमिडीन पढ़ा होगा और क्या पढ़ा होगा, साइटोसिन पढ़ा होगा। डीएनए के लिए एटीजी से ये 4 नाइट्रोजिनस बेस है वो रिक्वायर्ड्स होते हैं, तब जाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजिनस बेस का सिंथेसिस हमारे बॉडी में सही तरीके से नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं बनेगा। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि कुछ हमारे बॉडीज़ के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से सेल्स के अंदर ये जो नाइट्रोजिनस बेस हो गया एटीजीसी, इनका डिफिशियंसी होगा किसी कारणवश बताएंगे क्या कारण हुआ होगा। और इतना तो जरूर पता है कि अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ है इसका मतलब डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड्स प्रॉपर मात्रा में सेल को नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स प्रॉपर मात्रा में सेल को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं मिल रहा है। इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स को बनाने वाला जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले रहे होंगे वो नहीं मिल रहा होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये जो नाइट्रोजिनस बेस मैंने आपको बताया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह, इनके बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम लोग खाने के तौर पर लेते हैं, वो दो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं फॉलिक एसिड और दूसरा होता है विटामिन B12। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पर्सन के बॉडी में फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो गया होगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुआ होगा, तो उससे नाइट्रोजिनस बेस सही से नहीं बन रहा होगा। नाइट्रोजिनस बेस नहीं बन रहा होगा, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन रहा होगा, इसका मतलब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा इसका मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल का काउंट घट जाएगा। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं हम आपको कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उनके बॉडी में फॉलिक एसिड या विटामिन B12 इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है, अगर किसी पर्सन में फॉलिक एसिड या विटामिन B12 इनकी डिफिशियंसी होगी तो उसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति है, पर्सन है, जो भी है, उनके बॉडी में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो इसका डीएनए सिंथेसिस नहीं बनेगा। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन का नियम है कि भाई जब तक तुम डीएनए नहीं बनाओगे हम डिवाइड ही नहीं करेंगे। और सर जब सेल डिवाइड ही नहीं करेगा तो वैसी बात है कि नंबर ऑफ काउंट घटेगा। तो अब तक मैंने ओवरऑल ये बताया कि क्यों सेल काउंट जो है घटता है, सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। और उसमें हमने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ की बात की, एक फॉलिक एसिड का बात किया और जो दूसरा जो बात किया वो विटामिन B12 की बात किया। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमने किया, एक विटामिन B12 की बात की। विटामिन B12 को कोबालामिन बोलते हैं।
हाँ समझ में आता है, इतना हम पढ़े हुए हैं। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है कि फॉलिक एसिड, ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है सेल डिवीजन के लिए। क्या? एक तो विटामिन B12 जिसको कोबालामिन कहते हैं, कोबालामिन कहते हैं, और जो भी फोलिक एसिड, दूसरा फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड जो होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट्स के फॉर्म में एक्टिव होता है। इसके बारे में आगे डिस्कशन किया जाएगा, फिलहाल अभी यहाँ नहीं ज़रूरत है। अभी बेसिकली मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर सेल डिवीजन के लिए दो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्या है, विटामिन B12, और सेकंड है फोलिक एसिड। मतलब अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी होगी तो मान कर चलिए कि पर्सन को अनीमिया होगा ही होगा, ज़्यादातर चांस है कि होगा ही होगा, क्योंकि DNA सिंथेसिस को ये इम्पेयर कर देगा। अब अगेन क्वेश्चन क्या अराइज, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमारे बॉडीज़ के अंदर ये विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी कैसे होगी। कैसे होगी भाई, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है भाई। हमारा ये ऑब्जर्वेशन कहता है कि अगर किसी पर्सन में किसी चीज़ की डिफिशिएंसी हुई है तो उसके पीछे ओवरऑल हमारी समझ से 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, डिफिशिएंसी का क्या है, पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है कि जो पर्सन है उसको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है। क्या हो सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है उसने न्यूट्रिएंट्स इनटेक ही नहीं किया होगा। दूसरा चीज़ क्या हुआ होगा कि दूसरा चीज़ ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स तो उसने इनटेक किया होगा लेकिन बॉडीज़ के अंदर डिमांड बढ़ गया होगा। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गया होगा बॉडी के अंदर। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि पुअर एब्जॉर्प्शन हुआ, बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स तो ले रहा है पर उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हुआ होगा। तो इन 3 कारण की वजह से पर्सन में न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी आ सकती है किसी भी चीज़ के। पहला कारण क्या बोला कि फूड इंटेक्स, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी में मैं ये बोल रहा हूँ, फूड इंटेक के बारे में मैं बोल रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति में किसी चीज़ का अगर डिफिशिएंसी हुआ होगा तो उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये होगा कि खाना नहीं खाया होगा आदमी, बढ़िया नहीं खाना नहीं खाएगा तो बीमार पड़ ही जाएगा वो। दूसरा चीज़ ये है कि ठीक है खाना तो खाया होगा लेकिन बॉडी के अंदर जितना रिक्वायरमेंट में चाहिए था उतना रिक्वायरमेंट में फूड इंटेक नहीं हुआ होगा। तीसरा जो फैक्टर है कि ठीक है खाना भी खाया है, बॉडी के अंदर डिमांड भी नहीं बढ़ा हो लेकिन उस फूड का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ। कोई भी चीज़ जो फूड एब्जॉर्ब होगा उसके बाद ही पॉसिबल है, सर्कुलेशन में जाता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है। इतना तो पता होना चाहिए, आई थिंक होना ही चाहिए। पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, डिमांड बढ़ने की वजह से होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी वगैरह, ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का डिफिशिएंसी हो जाता है। अच्छा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन दोनों का ये तीनों केस दिखेंगे, बट हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन B12 के केस से। विटामिन B12 के केस में मोस्टली केस में से देखा गया कि जो पर्सन है उनके अंदर ये दोनों डिफिशिएंसी नहीं होती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी नहीं होती है, डिमांड भी नहीं होता है। भाई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी क्या नहीं होती, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी इसलिए नहीं होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोबालामिन ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हम लोग जो नॉर्मल फूड इंटेक करते हैं उसमें रहता है उतना कि वो मैनेज कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, डिमांड बढ़ने के केस में क्यों नहीं होता, डिमांड बढ़ने के केस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि लीवर के में जो होता है वो विटामिन B12 स्टोर रहता है और लीवर के अंदर इतनी मात्रा में डेफिनेटली वो स्टोर रहता है कि अगर थोड़ा डिमांड बढ़ भी गया तो उसको मैनेज कर सके। और ये लीवर में काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है, आई मीन 4 to 5 ईयर्स ऐसा कुछ रहता है, इतने लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो ये दोनों कारण तो नहीं हो सकते हैं विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से, दो नहीं हो सके तो वैसी बात है तीसरा बचा होगा। हाँ तीसरा बचा होगा। मोस्टली जो पेशेंट है जिनके अंदर अनीमिया देखने को मिला है उसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से
पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से जो पर्सन है उनको उनके अंदर अनीमिया हुआ है। अब सवाल है कि पुअर एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि पुअर एब्जॉर्प्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार विटामिन B12 का किस तरीके से नॉर्मल एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होता है उस पर एक बार बात करेंगे, ताकि आप जब इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन पर बात करें तो मेरे अनुसार से बेटर रहेगा। चलिए बात करते हैं। इसमें बोर्ड का एक लफड़ा है, हमारा बोर्ड उधर टूट गया है वगैरह, मैनेज करना पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से। ओके चलिए भाई, क्या डायग्राम बना। ये हमारा ये क्या बना रहे हैं, स्टमक कैसा रहता है क्या? सबसे पहले हम ये जानेंगे, लिखे है ये नहीं, इसे कैसे पता चलेगा किस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। हम विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, कोबालामिन। कोबालामिन का स्पेलिंग ऐसी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो जो मतलब जो क्या जो फूड सोर्स होता है वहाँ पर जो विटामिन होते हैं फूड सोर्स में। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग फूड इंटेक्स करते हैं उसमें जो विटामिन B12 होते हैं जिस फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन इधर उधर हमारे बॉडीज़ के अंदर हुआ होगा, जिसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा, तब जाके अब्जॉर्प्शन हुआ होगा। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। फूड सोर्स, अच्छा फूड सोर्स में ये कौन सा फूड सोर्स में, ये तो आपने बताया ही नहीं। मोस्टली जो विटामिन B12 होता है वो एनिमल सोर्स होता है, वहाँ देखने को मिलता है। एनिमल सोर्स मतलब मीट हो गया, चिकन वगैरह खाते वगैरह रहते हैं, एग्स, मिल्क वगैरह, ये सारा चीज़ें। ये जो फूड सोर्स होता है ना, वहाँ पर जो विटामिन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं आपके बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन कोट से बाउंडेड रहता है। लेट्स सपोज कि अगर ये विटामिन B12 है, B13 लिखे हुए हैं, बी लिखना चाहिए था। हाँ, ये B12 होता है, वो क्या करता है कि प्रोटीन कोट्स होता है उससे सराउंडेड रहता है। ये क्या है? प्रोटीन कोट्स होता है। इस फॉर्म में जो होता है फूड के अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म में नहीं होता है, प्रोटीन कोट्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। तो जब ये हम लोग खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, हमारे स्टमक्स के अंदर आएगा। स्टमक्स के अंदर भाई साहब आ गए हैं, ये भाई साहब विटामिन B12 आ गए हैं, और उनके साथ प्रोटीन कोट है वो भी आए हुए हैं। अब स्टमक्स के अंदर आया है, आप ये भी कर रहे हैं कि इस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होता है, इसका मतलब स्टमक्स के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होंगे जो इस प्रोटीन कोट को हटाएगा, फ्री करेगा, तब जाके ऑब्जर्वेशन होगा। हाँ, यही सही होगा। ऐसा कैसे होगा देखते हैं। मार्करें ज़्यादा बदलते हैं भाई, टाइम ज़्यादा ले रहा है। एक तो एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा है, अभी कुछ दिन तक दिक्कत रहेगा। टूट गया है यार, मैनेज करो थोड़ा सा। एक तो ऐसे ही कुछ और टूटा हुआ है, क्या पता। ये क्या बना रहे? ग्लैंड्स ऐसा रहता है क्या? ये क्या बना रहे हैं? भूत प्रेत क्या ये सब चलता है भाई? ओह, ये हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड का फ्लावर बनाया है, पता नहीं चल रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मान लीजिए। ये क्या होता है? ये जो होता है आपका पेराइटल सेल्स है। पेराइटल सेल गैस्ट्रिक मुकोसा में होता है, और ये जो है आपका कौन सा सेल है? पेप्टिक सेल।
पेप्टिक और या चीफ सेल ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पेप्टिक या चीफ सेल्स होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं चीफ सेल। तो पेराइटल और चीफ सेल है, इसका काम क्या होता है, जो पेराइटल सेल्स होता है, ये जो पेराइटल सेल्स होता है ये इसका दो काम होता है। पहला काम क्या करेगा, ये HCl का सिक्रेशन करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका सिक्रेशन करता है। पेराइटल सेल्स का दो काम होता है, दो काम नहीं होता है, दो सिक्रेशन इसका होता है, मतलब सिंगल टू हो गया। एक तो वो HCl का सिक्रेशन करेगा, दूसरा क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करता है। अच्छा, वो चीफ साहब है वो क्या करेंगे, चीफ हैं, कुछ काम करेंगे अपना, फिर मानकर बदल रहे हैं, टाइम लॉस करवाते हैं बेवजह का। ये जो पेराइटल है और चीफ सेल होता है वो क्या इनएक्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन 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 क्या करता है कि HCl के प्रेजेंस में बेसिकली ये जो पेप्सिनोजिन होता है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव इनएक्टिव एंजाइम होता है। HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या होता है, एक एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एंजाइम है तो क्या करेंगे, एक्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और ये इसका प्रोटीन कोट है, तो इसको क्या करेगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो कोबालामिन फ्री हो जाएगा, हाँ कोबालामिन फ्री हो जाएगा। बहुत देर से ये कोबालामिन बंधक में थी, पेप्सिन ने बोला कि जाओ आज़ाद कर दे रहे हैं तुमको, तो पेप्सिन क्या हो गया यहाँ पर, आज़ाद रिलीज हो गया, फ्री फॉर्म में हो गया। पेप्सिन ये जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो कोबालामिन है, कोबालामिन एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, खूबसूरत लड़की के समान, ब्यूटीफुल गर्ल, सम विल फील वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हैविंग सम लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लिपस्टिक के सबका बात मत किया करिए। हाँ, तो कोबालामिन जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पहले किसी ने बंधक बना के रखा हुआ था, अब रिलीज हो गई है, आज़ाद से घूम रही है वगैरह। अब कोई ब्यूटीफुल गर्ल घूमेगी इधर उधर, तो वैसी बात है उनके आशिक वगैरह होंगे, कहीं न कहीं से आ जाएंगे आशिकी करने के लिए, तो इनके आशिक है वो आ गए हैं। आशिक का नाम क्या है, आशिक का नाम है आर बाइंडर। आशिक का नाम क्या है, आर बाइंडर। ओके, आर बाइंडर के फादर कौन, आर बाइंडर के फादर है सेलेब्री ग्लैंड। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आर बाइंडर एक तरह का एंजाइम्स होता है जो कि सेलेब्री ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है स्टमक के अंदर। इस ब्यूटीफुल लड़की यानी कोबालामिन है उसका पीछा करते हुए आते हैं, और जब स्टमक के अंदर देखे कि भाई ब्यूटीफुल गर्ल, सम इमोशनल एक्सप्रेशन भी लेकर उन्होंने पूछा कि भाई हम आपसे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, कोबालामिन बोले कि पहले तो सलमान, उसके बाद बोले ठीक है चलो यार मैनेज करते हैं वगैरह तुम्हारे साथ। तो होता क्या कि जो स्टमक्स होता है, स्टमक्स के अंदर क्या होता है कि ये जो आर बाइंडर है और कोबालामिन है, इनका क्या होता है, रिलेशन बनता है, रिलेशन प्यार मोहब्बत वाला अपना वो नहीं, इधर केमिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, ये जो नया कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम दिया गया आर बाइंडर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स, आर बाइंडर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये इनका जो प्यार मोहब्बत वाला जो कॉम्प्लेक्स बना उस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया आर बाइंडर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर बना, स्टमक्स के अंदर बना। कब बना, जब ये फ्री हुई। उसके बाद दोनों प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे, हाथ जोड़ा कैसे से घूम रहे थे वगैरह। घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, घूमते घूमते ये पहुँचते हैं भाई साहब ड्यूडेनम वाले रीजन में। घूमते घूमते ये कहाँ पहुँचते हैं, ड्यूडेनम वाले रीजन में। ये ड्यूडेनम वाले रीजन में भाई साहब यहाँ पहुँचते हैं, आर बाइंडर पहुँचते हैं और उनके साथ उनकी प्रेमिका कोबालामिन, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कहाँ पहुँचते हैं, ड्यूडेनम वाले रीजन है वहाँ पर पहुँचते हैं। अब
यू नो दैट यहाँ पर ड्यूडेनम के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है वो ओपन होते हैं। ये पेनक्रियस हुआ, यहाँ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा सिक्रेशन होता है किसका, यहाँ एक एंजाइम्स होता है उसका नाम होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या हो गया, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है इस लड़की जो कोबालामिन लड़की है उसके फादर हैं। उसने देखा कि साला हमारा बेटी के साथ कौन घूम रहा है रे, तुम लुच्चा लफंगा, निकलो बाहर, तुम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस सब चीज़ को। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ने क्या किया कि ये जो आर बाइंडर थे ना उसको बहुत मारा, बहुत पूरा आस्की का बहुत मार के निकाल दिया लोग। बेचारा इतना पिटाया कि अब क्या मोहब्बत करेगा, पूरा समझ ही रहे हैं बेचारा का दिल का दर्द कितना हुआ होगा। तो इसके जो फादर थे पेनक्रियाटिक एंजाइम, उन्होंने क्या किया, इसके जो फर्स्ट लवर थे ना उसको मार के भगा दिए, चला गया। अब अगेन ये जो लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है कोबालामिन में, जो ब्यूटीफुल लड़की है कोबालामिन फ्री हो गई। अगेन कहानी में ट्विस्ट आया, अगेन कहानी में ट्विस्ट ये हुआ था, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर थे, यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि स्टमक्स के अंदर रिलीज हुए थे, ये भी इस कोबालामिन नाम की जो लड़की है उससे बहुत प्यार करते थे एकदम ज़बरदस्त। लेकिन स्टमक्स के अंदर देखे कि इनका पहले ही से बॉयफ्रेंड है तो कुछ बोले नहीं, पीछा करते करते ये भी ड्यूडेनम में पहुँचे। ड्यूडेनम में पहुँचने के बाद देखे कि इसके फादर ने तो इसको मतलब मार पीट के भगा दिया। तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर के पास क्या हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हो गया इनके साथ रिलेशन बनाने का, फ्री हो गया, बॉयफ्रेंड चला गया यार, अकेले हो गए। तो जो कोबालामिन थे वो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर थे, पूछे कि भाई आप हमारे साथ रिलेशनशिप करना चाहेंगे। कोबालामिन लड़की थी, इसका दिल टूटा हुआ था पहले ही, इमोशनल थी, बोले कि ठीक है कर लेते हैं। तो ड्यूडेनम के अंदर हुआ क्या कि ड्यूडेनम के अंदर ये हुआ कि कोबालामिन जो कि लड़की थी और उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर जो था, कोबालामिन और इंट्रिंसिक फैक्टर है, इनका रिलेशन बना। इनका रिलेशन थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा इसके जो लड़की के जो फादर थे पेनक्रियाटिक एंजाइम, उनसे इन्होंने पूछा था कि ससुर जी मोहब्बत करते हैं क्या करें। तो ससुर जी बोले कि क्या करते हो, तो बोला कि ये हम तो IAS अधिकारी हैं वगैरह। तो ससुर जी को लगा कि भाई लड़का तो बड़ा एकदम कामयाब है, बोला कि ठीक है जाओ हम अपनी बेटी तुमको दिए। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो आर बाइंडर्स होता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, क्योंकि परमिशन लेके प्यार मोहब्बत कर रहे थे तो फादर को उतनी कोई परेशानी नहीं, बोले ठीक है चलिए करते लगे नहीं, इसमें क्या है। तो कोबालामिन और क्या किए, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर, कोबालामिन और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों प्यार मोहब्बत किए। प्यार मोहब्बत करने के बाद बोले कि अब तो शादी उदी होना चाहिए। तो कोबालामिन और इंट्रिंसिक फैक्टर इन दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया। शादी होने के बाद आदमी कहाँ जाएगा, लड़का अपने लड़की को लेकर अपने मम्मी के घर जाएंगे, मम्मी उधर अपना घर, मम्मी का घर कहाँ पर है, मम्मी का घर है इलियम के टर्मिनल पार्ट्स में। इलियम के टर्मिनल पार्ट्स वहाँ पर मम्मी जी बताया कि हेलो मम्मी जी आपके लिए बहू लेके आ रहे हैं। मम्मी जी बहुत खुश, बहू लेके आ रहे हैं हमारे बेटा। मम्मी जी क्या करें, ये मम्मी जी हैं, मम्मी जी बेसिकली रिसेप्टर होते हैं किसके, इंट्रिंसिक फैक्टर के। इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर होते हैं मम्मी जी। जैसे ही ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर थे फ़ोन लगाया, बोले कि मम्मी जी शादी कर ली है, हम आ रहे हैं। तो मम्मी जी बोले कि ठीक है आओ, हम आरती के थाली लेके खा रहे हैं, तैयार हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं वगैरह। अच्छा नॉर्मली कंडीशन में आप मान ली कोई लड़की वगैरह जो होगा वो किसी लड़के के घर में अकेले जाएगी तो उसके मम्मी जी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। इसी कारणवश क्या होता है कि जब तक आप ही सोचिए ना, आपके घर में कोई लड़की अकेले जाएगी तो आपकी मम्मी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की के साथ जाएगा तो मम्मी खुश कि हम बेटा हमारा बहू लेके आया। तो वही सिंगल चीज़ होता है कि जो इलियम का जो टर्मिनल पार्ट्स होता है, इलियम के जो टर्मिनल पार्ट्स होता है
वहाँ पर बेसिकली रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर इट इज होमोलोगस एनालोगस एनालोगस टू दी मम्मी जी वगैरह, जो अपने बहू को एक्सेप्ट करेंगे कब, जब बेटे के साथ आएगी, अकेले नहीं। अकेले कैसे हो जाएगा मामला वगैरह। तो जब ये कोबालामिन प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर बेटा बहू मम्मी जी के पास गए, मम्मी जी बोले कि ठीक है तुम्हारा स्वागत है वगैरह, बहू रानी का स्वागत हुआ घर के अंदर, ठीक है ना। और ये क्या हो गए, ये आपके कोबालामिन हो गए, उसके साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर, ये कोबालामिन, ये क्या हो गया, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। तो बेसिकली टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम पर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस कोबालामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। हमेशा प्यार मोहब्बत नहीं, जो बात बोल रहे हैं समझिए। टर्मिनल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोबालामिन्स का एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कोबालामिन्स का जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जो इलियम का जो टर्मिनल पार्ट्स होता है वहाँ पर होता है। वहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसका रिसेप्टर होता है। जैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम के जो टर्मिनल पार्ट्स है, जो रिसेप्टर है, वहाँ पर जाकर बाइंड करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर एलोंग विथ कोबालामिन्स जो मुकोसल सेल्स होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब मुकोसल सेल्स के अंदर आ गए, दुल्हन अपने घर के अंदर आ गए, तो उनके जो मम्मी जी थे वो अपने दुल्हन को बहुत मानने वाले थे। और बेटा जो थे इंट्रिंसिक फैक्टर था, उसको बोला कि ठीक है तुम दुल्हन ले आए, अच्छी बात है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब जाओ काम करो, हम अपनी बहू को संभालते हैं। तो हुआ क्या कि जो मम्मी जी थे अपने दुल्हन के लिए क्या किया कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मंगवा दी, फॉर्च्यूनर गाड़ी मंगवाई। बोले कि आज से हमारी बहू जो है फॉर्च्यूनर पर घूमेगी। तो मम्मी जी ने बेसिकली ये फॉर्च्यूनर जो गाड़ी था इट इज होमोलोगस टू ट्रांसकोबालामिन 2। ट्रांसकोबालामिन 2 एक तरह का प्रोटीन होता है। ट्रांसकोबालामिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्या करता है कि कोबालामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है, जैसे हम फॉर्च्यूनर के एनालोगस बोल रहे हैं। तो मम्मी जी बोले कि ठीक है बेटा, बहू लेके आए हो तुम, अच्छी बात है, अब हम चूँकि अपनी बहू को बहुत मानेंगे, तो इसके लिए फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर लाइनिंग का मतलब ट्रांसकोबालामिन बोले कि ठीक है ये ट्रांसकोबालामिन एनालोगस टू फॉर्च्यूनर, अब तुम क्या करो इसी के साथ घूमो। तो बेसिकली कोबालामिन जो होता है ये सर्कुलेशन में किस फॉर्म में सर्कुलेट करता है, ये क्या हो गया ट्रांसकोबालामिन 2, और ये क्या हो गया कोबालामिन। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोबालामिन जो होता है वो भी फ्री फॉर्म नहीं होता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टर। उस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, ट्रांसकोबालामिन। ओके, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करके क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी हाईली सेल डिवीजन हो रहा होता है वहाँ पर जाता है, कोबालामिन का यूज होता है, विटामिन B12 का सेल डिवीजन में इसका यूज करता है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ लीवर के अंदर चला जाता है स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस हुआ जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। अब लेक्चर को भी फिलहाल यहीं रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू।